13 फरवरी 1788 सेंट्रल लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में खड़ा एक शख्स सोच रहा है भारत के बारे में, बंगाल और अवध की शान और शौकत के बारे में, लेकिन आज ये सब गायब है। सामने सभा लगी है, बाईं तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स भारत के हिसाब से लोकसभा और दाईं तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि वहां की राज्यसभा के सदस्य बैठे हैं। कौतूहल से भरे लोगों की भीड़ लगी है। एक महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने वाली है। एडमंड बर्ग खड़े होकर एक तहरीर पढ़ते हैं। पहले दिन शुरू होकर तहरीर चौथे दिन जाकर खत्म होती है। क्या था इस तहरीर में? बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा। वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमे की कार्रवाई 7 साल चली और जब तक ये केस खत्म हुआ हेस्टिंग्स दिवालिया हो चुके थे। आज के हिसाब से उन पर 62 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। वॉरेन हेस्टिंग्स कटघरे तक कैसे पहुंचे, किसने खोला उनका कच्चा चिट्ठा? इसका जवाब है एक भारतीय जिसने पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स के काले कारनामों का खुलासा किया, लेकिन इसके बदले उसे फांसी दे दी गई। आधुनिक इतिहास में मुकदमा चलाकर दी गई ये पहली फांसी मानी जाती है। कौन था ये भारतीय और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 5 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है महाराजा नंद कुमार से। बात बक्सर की लड़ाई से शुरू करते हैं। 1764 में हुई इस लड़ाई में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की तिकड़ी। जंग में क्या हुआ इसके लिए आप 22 अक्टूबर का तारीख का एपिसोड देख सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इस जंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इलाके पर उनका कब्जा हो गया। 1755 में इलाहाबाद के समझौते के तहत कंपनी को अवध में भी कारोबार की इजाजत मिली। कंपनी अधिकारियों की मौज होने लगी। जमींदारों से लूट खसूट कर सबने मोटा पैसा बनाया। जमींदार भी लूटते खसूटते थे, अब वो भी लूटने लगे। वॉरेन हेस्टिंग्स इस वक्त मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश अधिकारी के रूप में तैनात थे। वो भी कहां पीछे रहते, शुजा-उद-दौला कंपनी के रहमो करम पर थे। हेस्टिंग्स ने उनसे पैसे की मांग कर दी। शुजा-उद-दौला दे नहीं पाए तो हेस्टिंग्स की नजर पड़ी अवध की बेगमों पर। शुजा-उद-दौला की मां नवाब बेगम बड़े रसूख वाली औरत थी। उनके पास जेवरात समेत कुल 9 करोड़ की जायदाद थी। उस जमाने की बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी। वहीं शुजा-उद-दौला की पत्नी बहू बेगम के पास 4 करोड़ की संपत्ति थी। हेस्टिंग्स ने शुजा-उद-दौला की सलामती के बदले उनसे पैसे की मांग की। कहते हैं बहू बेगम ने तब शुजा-उद-दौला के लिए पहने हुए जेवर भी उतार दिए थे। खूब दौलत कमाकर हेस्टिंग्स ने दिसंबर 1764 में इस्तीफा दिया और वापस ब्रिटेन लौट गए। ब्रिटेन पहुंचकर हेस्टिंग्स ने कुछ साल खूब ऐश किया, आलीशान घरों में रहे, अपनी पेंटिंग बनवाई और इसी चक्कर में सारा माल उड़ा दिया। शौकीन आदमी था। पैसे की कमी हुई तो भारत की याद आई। दोबारा कंपनी में अर्जी दी और 1769 में भारत आए। 1769 से 1773 के बीच बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल की 1/3 आबादी इसका शिकार हो गई। इस अकाल में एक हाथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन का भी था। कंपनी भी कमा रही थी और कंपनी के अधिकारी भी। इसलिए 1771 में मांग उठी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को एक रूल के तहत लाया जाए ताकि करप्शन पर थोड़ी लगाम लगे। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तय हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी सिरमौर होगी और यहाँ एक काउंसिल के जरिए कंपनी का कामकाज चलेगा। 1773 में हेस्टिंग्स को बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग्स के आने के बाद भी करप्शन ज्यों का त्यों रहा। बंगाल में अकाल पड़ा था और ऐसे में कंपनी अधिकारी जमींदारों को टैक्स चुकाने को कह रहे थे। अगर आप कॉर्पोरेट लूट खसूट का सबसे बढ़िया उदाहरण देखना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। वापस लौटते हैं किस्से पर। राजशाही नाम का एक इलाका था, आज के बांग्लादेश में पड़ता है। रानी भवानी यहाँ की जमींदार थी। चूंकि सारी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई, इसलिए उस साल रानी भवानी कंपनी को टैक्स नहीं दे पाई। हेस्टिंग्स ने रानी भवानी के महल को घेर लिया और उनसे 22 लाख रुपए उगाए और जमींदारी भी छीन ली। फिर से हम बता रहे हैं 22 लाख, ये 18th सेंचुरी के 22 लाख है। आज के हिसाब से मूल्य निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, खरबों। रानी भवानी ने इसकी शिकायत कलकत्ता काउंसिल में की। पैसा तो उन्हें वापस नहीं मिला, लेकिन उनकी जमींदारी बहाल की गई। इसके बाद साल 1774 में ऐसा ही कुछ बर्धमान रियासत के साथ भी हुआ। यह महाराजा तिलक चंद्र राय की मौत के बाद जमींदारी का काम महारानी विष्णु कुमारी के पास आ गया था। उनका एक 6 साल का बेटा था और ये देखकर हेस्टिंग्स ने ब्रज किशोर नाम के एक आदमी को बेटे का गार्जियन बना दिया, जबकि क्वीन मदर जिंदा है।
रानी ने इसकी शिकायत काउंसिल में की। तब पता चला कि ब्रजकिशोर हेस्टिंग्स तक सीधा पैसा पहुंचा रहा था। यह पैसा कंपनी का नहीं बल्कि हेस्टिंग्स के अकाउंट में जा रहा था। एक साल में हेस्टिंग्स ने वर्धमान से 50,000 रुपए लिए। हेस्टिंग्स का काम इसी तरह बेरोक टोक चल रहा था। वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे ऊंचे ओहदे पर था। पैसा सब तक पहुंच रहा था, इसलिए ब्रिटेन में किसी को कोई खबर थी नहीं। हेस्टिंग्स की गाड़ी पर ब्रेक लगा साल 1775 में। कैसे? महाराजा नंद कुमार कंपनी के लिए टैक्स कलेक्टर का काम करते थे। उनके जिम्मे बर्धमान, नदिया और हुगली का इलाका आता था। 1 मार्च 1775 के रोज नंद कुमार ने कलकत्ता काउंसिल को एक खत लिखा। इस खत में नंद कुमार ने बताया कि हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख की उगाही की है। हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम को उनके बेटे का गार्डियन बनाने के लिए यह रकम घूस के तौर पे ली थी। कलकत्ता काउंसिल के एक सदस्य होते थे फिलिप फ्रांसिस भारतीयों के प्रति हमदर्दी रखते थे, इसलिए उन्होंने नंद कुमार की मदद की और उनका खत काउंसिल में पेश किया। खत देखते ही हेस्टिंग्स का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन काउंसिल के बाकी मेंबर ने कहा नंद कुमार को बुलाकर पूरी बात अब सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेजेंट हो गया खत एक बार। जैसे ही ये बात हुई, हेस्टिंग्स वहां से उठकर चले गए। इसके कुछ रोज बाद नंद कुमार काउंसिल के आगे पेश हुए। नंद कुमार ने काउंसिल के सामने मुन्नी बेगम की चिट्ठी पेश की और बताया कि हेस्टिंग्स का मुंशी 4 महीने पहले यह खत लेने आया था। इसके बाद हेस्टिंग्स के मुंशी कंटू बाबू को बुलाया गया। कंटू बाबू की गवाही से सारी बात साफ हुई। काउंसिल ने तय किया कि हेस्टिंग्स को 3.5 लाख रुपए कंपनी के पास जमा कराने पड़ेंगे। हेस्टिंग्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, तो उसने बदला लेने की ठानी। ठीक 4 महीने बाद नंद कुमार को एक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन पर एक और मुकदमा चलाया गया, जाली दस्तावेज का। आरोप लगाया गया कि 10 साल पहले जमा कराई गई एक रसीद जाली थी और इसे नंद कुमार ने बनाया था। ब्रिटेन का कानून तब जाली दस्तावेज के लिए मौत की सजा देता था। 8 जून 1775 को कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। केस 10 साल पुराना था, जब सुप्रीम कोर्ट बना भी नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश कानून भारतीयों पर लागू भी नहीं होता था। भारतीयों पर तब मुकदमा चलाने के लिए तब अलग फौजदारी अदालत होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजा इम्पी ने इन सब को किनारे पर रख दिया। इत्तेफाक था कि वो हेस्टिंग्स के पुराने दोस्त थे। उस तरह के इत्तेफाक तब भी होते थे। मामले में जो गवाह पेश किए गए, उनमें से एक हेस्टिंग्स का मुंशी था, जिसे बाद में इसका इनाम भी दिया गया। नंद कुमार को बचाव के लिए दिए गए 2 वकील, लेकिन इन वकीलों को बांग्ला नहीं आती थी और ना ही नंद कुमार को अंग्रेजी। कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल था। कैसे मुकदमा चला होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 8 दिन तक मुकदमा चलने के बाद महाराजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। कलकत्ता में जब यह खबर फैली तो हंगामा हुआ। एक ब्राह्मण को फांसी, ये किसी ने न कभी देखा था न सुना था। इसके बाद आज यानी 5 अगस्त 1775 की तारीख आती है। सुबह के 8 बजे महाराजा नंद कुमार गेट से बाहर आते हैं। पालकी तैयार थी, कहार पालकी उठाते हैं और नंद कुमार अपनी आखिरी यात्रा पर निकल जाते हैं। उन्हें कुली बाजार, फोर्ट विलियम तक ले जाया जाता है। नंद कुमार एक आखिरी ख्वाहिश बताते हैं। उनका अपना नौकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधता है। 70 साल के नंद कुमार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लीवर खिंचता है और नंद कुमार फांसी पर झूल जाते हैं। सामने गंगा बहती रहती है। नंद कुमार केस के बाद भी हेस्टिंग्स ने अपने तौर तरीके जारी रखे। 1775 की संधि के बाद बनारस रियासत भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई थी। यहाँ के महाराजा चेत सिंह होते थे। तब संधि के तहत चेत सिंह कंपनी को पैसा देते थे, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने चेत सिंह से 5 लाख अतिरिक्त राशि की मांग की। एक लोक कथा भी चलती है, जिसके अनुसार हेस्टिंग्स ने संदेश भेजा था कि या तो 1 सेर चींटी के सर का तेल दो या 10,000 सोने की मोहरें। चेत सिंह ने इनकार किया। तब हेस्टिंग्स अपनी फौज लेकर बनारस पहुंच गए। यहाँ हुई जंग में हेस्टिंग्स के 200 सिपाही मार डाले गए और उन्हें भी कैद किया गया। लेकिन हेस्टिंग्स किसी तरह औरतों के कपड़े पहनकर भाग निकले। कहावत चली, हाथी पर हौदा और घोड़े पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग। आगे चलकर हेस्टिंग ने बनारस के विद्रोह को दबाया, लेकिन इस घटना से उनके तौर तरीकों पर सवाल भी उठने लगे। इसके बाद कहानी पहुंचती सीधे लंदन। भारत से हेस्टिंग की रुखसती के बाद 1788 में ब्रिटिश संसद में हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है। इतिहासकार मीटी मुखर्जी के अनुसार यह मुकदमा ब्रिटिश कॉलोनियल साम्राज्य के 2 धड़ों के बीच की लड़ाई का नतीजा था। फिलिप फ्रांसिस और एडमंड कर्क जैसे लोग मानते थे कि ब्रिटिश कॉलोनियों के मूल निवासियों के पास भी मानवाधिकार हैं। वहीं दूसरा धड़ा था जो मानता था कि ब्रिटिश राष्ट्र का भला उनकी पहली प्राथमिकता है। ये सब्जेक्ट्स के मानवाधिकार वगैरह के लिए ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। 7 साल तक चले इस महाभियोग में हेस्टिंग्स के खिलाफ तमाम आरोप लगे। इस दौरान रानी भवानी वाले केस से लेकर चेत सिंह केस को हेस्टिंग्स के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया गया।
नंद कुमार की फांसी का मुद्दा भी उठा। फ्रांसिस फिलिप ने तब उनके खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि नंद कुमार को सजा नहीं मिली बल्कि अदालत का इस्तेमाल कर उनका खून किया गया। हेस्टिंग्स के मुकदमे के बीच ही फ्रांस की क्रांति हो गई, इसलिए ब्रिटिश संसद का ध्यान उस तरफ मुड़ गया। हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग फेल रहा, लेकिन तब तक उन पर इतना कर्ज चढ़ गया था कि मुकदमे के बाद उन्होंने कहा, ज्यादा बेहतर होता अगर मैं अपने अपराध पहले ही स्वीकार कर लेता। हेस्टिंग्स को अपने आगे के दिन मुफलिसी में गुजारने पड़े। सरकार की तरफ से उन्हें हर्जाना भी दिया गया, लेकिन जिंदगी की आखिरी वक्त तक वो अपना कर्जा चुका नहीं पाए। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।